हेलो बच्चों। प्रोजेक्टाइल के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पिछले टॉपिक में हमने जाना कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ लाइट, इन तीनों के बारे में जाना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताए दो जो होते हैं और उन दोनों एंगल से हम लोगों ने किस तरीके से टाइम ऑफ लाइट और रेंज वगैरह को समझा। माने अगर हमको कभी इनिशियल वेलोसिटी ना दी हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना दिया हो, तब हम लोग किस तरीके से रेंज वेंज निकालते हैं वो हमने डायरेक्ट एक रिलेशंस बताए थे उनमें, तो वो आपके लिए काफ़ी नीट और आईआईटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे क्या है प्रोजेक्टाइल में आगे। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को ये मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट को मैंने किसी वेलोसिटी मान लो u1 से प्रोजेक्ट किया ये, और दूसरे ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने ये प्रोजेक्ट किया, और दोनों को देख करके आपको लगेगा कि इन दोनों की हाइट ऑलमोस्ट कैसी है, सेम लग रही। दोनों की हाइट कैसी लग रही है, सेम। अच्छा, हाइट सेम है तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, मान लो दूसरे वाले को मैंने जो वेलोसिटी दिया वो u2, पहला क्वेश्चन बोलता है टाइम ऑफ लाइट किसका ज्यादा होगा। अच्छा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दोनों की सेम है, ये बात सच है, फिगर को देख के ही समझ में आ रहा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम है। दूसरा, ये इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है या किसको ज्यादा एनर्जी दी गई। एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक। दूसरी चीज, अब इन्होंने ये कहा कि भाई इसका एंगल और इसका एंगल, ये वाला एंगल तो कम दिख रहा है और ये वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है, तो हमें u1 u2 पहले देखना है कौन सी चीज ज्यादा है। अच्छा, हमने देखा दोनों की रेंज यार बराबर है, जब दोनों की हाइट तो सेम है, यानी इसकी हाइट जितनी होगी उतनी ही हाइट इस प्रोजेक्टाइल की होगी। दोनों की अगर हाइट को सेम कर दें, h1 इज इक्वल h2, तो हम देखेंगे हाइट का फॉर्मूला होता है uy² अपॉन 2g। अब ये पहली वाली प्रोजेक्टाइल तो uy इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल कंपोनेंट है वर्टिकल। यहाँ पर uy2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यानी ये कैंसिल, तो uy1 इक्वल बना uy2, माने वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के सेम हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में 2uy अपॉन g होता है, इसका मतलब g और 2 तो कैंसिल, दोनों में कांस्टेंट है। तो uy पहले प्रोजेक्टाइल में जितना है, यानी t1 में uy1 और t2 में u2, अरे भाई बन जाओ, 2uy2 अपॉन g। हमने देखा u1 u2 दोनों में सेम, इसका मतलब सिंस uy1 इक्वल टू uy2 देन t1 इक्वल t2। अरे ये तो कमाल है, अगर एक प्रोजेक्टाइल ये पढ़ रही है और दूसरी प्रोजेक्टाइल ये पढ़ रही है, तो इसका मतलब दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे यदि h दोनों का सेम है। इफ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन बोथ प्रोजेक्टाइल आर सेम, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो सेम। एक बात, फिर विच ऑफ द वेलोसिटीज मैक्सिमम, u1 और u2, इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। चलो ये भी देखते हैं। तो हमने कहा भाई uy1 uy2 इनको देखने के लिए हम लोग रेंज देखते हैं। अब हमें तो पता है कि रेंज ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल ये सेकंड प्रोजेक्टाइल, तो देखने से ही समझ में आ रहा भैया रेंज ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ फर्स्ट। पहली वाली ये, दूसरी वाली ज्यादा। तो मैंने कहा रेंज का यार फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे r इज इक्वल 2ux इंटू ui अपॉन g। इस फॉर्मूले में सभी चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट हैं, मानी सबके लिए बराबर है। तो r किस पर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर। अगर uy सेम है तो जिसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका रेंज ज्यादा होगा, या जिसका रेंज ज्यादा उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा। तो मैंने कहा सिंस r2 इज ग्रेटर देन r1, r2 तो ज्यादा, देखने से ही समझ में आ रहा है। तो r2 जिसका ज्यादा तो आता है ux2 इज ग्रेटर देन ux1। लो भाई ux1,
अच्छा ux2 इज ग्रेटर देन ux1, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ये सेकंड प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। या आप सीधी भाषा में समझे, अगर हाइट सेम है, रेंज जिसका ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, खत्म बात। जिसका रेंज ज्यादा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अब यहां पर इन्होंने कह दिया कि इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर u2 जहां पर है, u1 जहां पर इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में किसकी रेडियस, फिर बात आती है रेडियस यहां कहां से आ गई। कोई भी कर्व बेटा बना होगा, ये कर्व का छोटा सा पार्ट जो है, मान लो कोई ये कर्व बन गया, ये जो छोटा सा पार्ट है ये सर्कल का ही पार्ट होता है। अगर इसे कंप्लीट बनाओगे तो एक सर्कल बनेगा, इसकी अपनी एक रेडियस होगी। अच्छा अगर मैं यहां ना बनाऊं, इस पॉइंट पर बनाऊं, तो आप कहेंगे ये भी छोटा सा पार्ट बना है, यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा, रेडियस ये होगी। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी ज्यादा, तो हम कहेंगे भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, यानी इस वाले का रेडियस ज्यादा होगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं u2 इज ग्रेटर देन u1। फिर आप कहेंगे सर u2 u1 कैसे ज्यादा हो गया। भाई इन फॉर्मूलों में हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है u यानी वेक्टर इक्वल ux बाई कैप और uy j कैप। इसको हमने कहा कि uy दोनों में सेम है, तो ux2 ज्यादा है, तो आप कहते हैं u2 भी तो ज्यादा होगा। इसका मतलब इन प्रोजेक्टाइल में u2 ज्यादा u1 कम। आपको मैंने बेसिक बता दिया, हाइट सेम हो, जिसकी रेंज ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, यानी उसको एनर्जी सबसे ज्यादा दी गई, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। अब हमने कहा कि मैंने एक कर्व ये बनाया, अब किसी भी पॉइंट पर रेडियस देखेंगे आप कहते कम। अगर मैंने कर्व थोड़ा ओपन बना दिया, माने इसको थोड़ा खोल दिया, कर्वेचर कम कर दिया, तो रेडियस में छोटा सर्कल बनेगा और इसमें बड़ा। तो जिसका कर्वेचर ज्यादा कम होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर। अरे कर्वेचर का मतलब ये ज्यादा कर्वेचर और ये कम कर्वेचर, जितना ज्यादा झुकेगा कर्वेचर ज्यादा, उसकी रेडियस उतनी कम, छोटा सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा। और जिसका कर्वेचर कम बड़ा स्फीयर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल। r1 r2 इज द रेडियस, r2 और r1 कैपिटल, ये रेंज। इन दोनों में अंतर समझ आना चाहिए। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, रेंज वेंज में कोई प्रॉब्लम हो, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा मोमेंटम भी पूछ देता है भाई, मोमेंटम का अगर पूछ दे, बोले इसे मोमेंटम ज्यादा दिया कि इसको, मोमेंटम तो हम जानते हैं अगर दोनों के मास सेम है तो p इक्वल हमने पढ़ा mv। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है तो mu कह दो। अरे m तो दोनों के सेम है, तो आपने मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। लो भाई, तो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में जिनमें हाइट सेम हो, रेंज जिसकी ज्यादा हो, वेलोसिटी उसकी ज्यादा इनिशियल, अच्छा उसके बाद रेंज जिसकी ज्यादा उसकी वेलोसिटी और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ 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 कहीं पर भी आप देख लेंगे तो बड़ा वाला जो कर्व दिख रहा है वो ओपन दिख रहा है, यहाँ बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, है ना। ये वाला दिख रहा है कम, यानी ज्यादा कर्व है इसमें, तो यहाँ कम कम सर्कल बनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चल गई। आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, उसने 3 कर्व दे दिए। कितने दिए? 3 कर्व दिए भाई, लो कर लो। यहां पर एक दिया y एक्सिस और ये है x एक्सिस। एक कर्व ये है, दूसरा ये प्रोजेक्टाइल,
तीसरा ये प्रोजेक्टाइल, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। चलो भाई ये भी देख लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। इसे मैंने, इसको वेलोसिटी दी u1, ये समझना, इसको दी u2 u1 और इसको दी u3। चलो इनको मैंने ये दी, रेंज सबकी, हाइट सबकी सेम है। इन तीनों प्रोजेक्टाइल में देख करके आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी, फिर सबसे कम किसकी, फिर लास्ट में सबसे कम किसकी, ये देख करके हमको बताना है। तो आपको मैंने बेसिक बताया, हाइट सबकी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, सभी का सेम हो गया। हाइट तो सेम है ही, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सबका सेम है, तो अब हमने कहा कि यहाँ पर u2 u3 u1 इन सब में मैंने देखा है कि जिसका सबसे ज्यादा रेंज उसका u सबसे ज्यादा। लो भाई u3 सबसे ज्यादा, उसके बाद रेंज किसका, इसका ज्यादा, तो आप कहते हैं u2। बट कब, जब सबकी हाइट सेम हो। अच्छा u1 तो आप कह देता भैया वेलोसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। अच्छा फिर वो ये कह देता रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर 1 2 3, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद 2 और सबसे कम ये। चलो भाई ये तो देखने से रेडियस लगता है यार कि जितना खुला होगा बड़ा सर्कल बनेगा, कर्वेचर ज्यादा छोटा सर्कल बनेगा। चलो ये भी हमको पता चल गया। काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा दी गई, तो आप कहेंगे यार जिसका यू ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो K3 कब, जब यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए, इफ m1 equal m2 equal m3, if the mass of each object are same, then kinetic energy of third particle is greater, ये greater। लो भाई यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बोलो भाई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसने दिया, हल्का सा इसी में, तो हमने कहा यार इसमें देख करके मुझे रेडियस वेडियस तो सब पता चली। मान लो उसने 4 प्रोजेक्टाइल दिए, कितने प्रोजेक्टाइल, 4 प्रोजेक्टाइल दिए, एंगल दिया सभी का, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक प्रोजेक्टाइल, दूसरा प्रोजेक्टाइल, हाइट अलग अलग है भाई, हाइट सेम नहीं है। अरे बन जाओ प्रभु। ये पहला प्रोजेक्टाइल नाम रख दिया, दूसरा प्रोजेक्टाइल ये नाम रख, पहला 60 एंगल पर है। अच्छा उसके बाद ये है तीसरा प्रोजेक्टाइल, या फिर इसको कह दो थर्ड, ये मान लो 1/3, दूसरा ये प्रोजेक्टाइल, अच्छा, और तीसरा ये प्रोजेक्टाइल, चौथा, तीसरा क्या, 2,4, प्रोजेक्टाइल 1 किसी एंगल से आके ये गिरा, प्रोजेक्टाइल 2 ये गिरा, प्रोजेक्टाइल 3 और प्रोजेक्टाइल 4 एक जगह गिर गए, 1 2 3, कुछ ऐसा मान। इनमें आपको बताना है वेलोसिटी के डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, एक्स एक्सिस और इसको कहेंगे वाई एक्सिस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सबके एंगल जरूर लिख देना, 60 45 और 30 और 45। आगे तो ये भी 45 पर है, ये 45 पर है और ये 30 पर है, माने दूसरा 45 पर है और चौथा 35 पर है और ये वाला तीसरा। अब आप कहेंगे 45 में, अरे भाई इनकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी वेलोसिटी अलग, तो 45 तो जरूरी थोड़ी कि सेम हो। हाँ, अब इसको देख करके हमें बताना वेलोसिटी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
ये वेलोसिटी पहला है तो इसको कह देंगे वेलोसिटी u1। ये थर्ड है तो इसको कह दो u3। ये इनिशियल पॉइंट पर है, और ये वाला u2 और ये वाला u4। चलो भाई इनको देख करके बताइए। यहाँ आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, इसको समझना और घर पे अपना सॉल्व करके बताना। बोलो बोलो बोलो। ये क्वेश्चन अपना देख लेना भाई। रेंज सेम है, हाइट इसकी ज़्यादा है। रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2ux इंटू ui अपॉन जी। इन दोनों के लिए ui अलग अलग। ux रेंज सेम हमने मान लो सेम मान लिया, तो ui कितना होगा, ui जिसका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा। इन दोनों में से u4 इज ग्रेटर देन u2। लो ये बात। बाकी जो क्वेश्चन अपना सॉल्व करना करके, जिसको दिक्कत हो वो बताएंगे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये बनता है भैया u1 u2 u3 के लिए हो गया। अब हमने बात करी कि वेलोसिटी की भी बात करें इस प्रोजेक्टाइल। अभी तक हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। ऑब्लिक माने ग्राउंड से ग्राउंड में। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, किसी एयर के होने पर प्रोजेक्टाइल क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा फिर हम हाइट पर भी पढ़ना हमको बाकी है, हाइट पर भी पढ़ेंगे। फिर इंक्लाइंड प्लेन पर भी प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये प्रोजेक्टाइल। चलो भाई ये ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा मैंने u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। चलो ये भी ठीक। किसी जनरल पॉइंट P पर, इस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के किसी जनरल पॉइंट P, यहां हो सकता है, यहां कहीं पर भी हो सकता है। इस P पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम स्मॉल t। जब समय t लगा होगा, स्मॉल t कैपिटल T तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t हाफ यानी पूरा टाइम का हाफ कर दोगे। P पॉइंट पर वेलोसिटी बताएं, कोऑर्डिनेट बताएं इस P पॉइंट के, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं इस P पॉइंट पर, एंगल हॉरिजॉन्टल से बताएं। किसी भी पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। ये लो, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये होगी। यहां पूछेगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अच्छा यहां पर मैंने कहा हॉरिजॉन्टल, पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहती, चूंकि एयर को अभी हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपन पढ़ ही चुके हैं। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ux अलोंग y एक्सिस। जैसे ये इतना वेक्टर है, ऊपर गए नीचे तो g लगा है ना, तो ऊपर वाला वेलोसिटी, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई मुझे फोर्स लगा खींचे तो मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन स्लो होता जाऊंगा, रुक जाऊंगा, रिटार्डेड मोशन। रुकने के बाद फिर भी खींच रहा तो फिर वापस और आने लगूंगा। इसका मतलब यहाँ यही हो रहा है कि वेलोसिटी ऊपर वाला कम हुआ, कम हुआ तो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट हो गया uy डैश कम हो गया। हाईएस्ट पर जीरो, हाईएस्ट पर जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल अभी भी है यहाँ पर। ये ध्यान रखना, कभी कभी हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चे बोल देते वेलोसिटी जीरो ना। वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम। चलो भाई, अब हमने कहा कि इनिशियल की बात अगर मैं करूं तो u इनिशियल वेक्टर, कभी भी कोई वेलोसिटी दी, वेक्टर फॉर्म बनाना ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू में i कैप, वर्टिकल कंपोनेंट इनटू में j कैप। चलो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे तो P पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो P पॉइंट पर देखिए, अब इनिशियल vp लिख दिया मैंने, वेक्टर ux i कैप। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल तो बदलेगा नहीं, लेकिन वर्टिकल बदल जाएगा। क्यों? फ्रॉम एक्सीलरेशन नीचे लगा, वेलोसिटी कम हो रही, तो फार्मूला होगा फ्रॉम v इक्वल u प्लस at से। v माने uy डैश फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल की बात हो रही बेटा।
यू वाई माइनस का जी टी। लो भाई यू वाई डैश इज इक्वल यू वाई माइनस जी टी। वर्टिकल आ गया आफ्टर टाइम टी, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा टी, तो आप लिखेंगे यू वाई डैश इंटू में जे कैप, वी पी पॉइंट पर आ गया हमारा यू एक्स आई कैप, और यू वाई डैश की वैल्यू कितनी है, यू वाई माइनस जी टी इंटू जे। लो भाई पी पॉइंट पर आ गया वेलोसिटी, वैल्यूज आपको दी होंगी, उठा के रख दो, वीपी आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीपी वीपी आ गया जनरल पॉइंट पी पर। ठीक ठीक ठीक। अब इन्होंने कहा एंगल भी तो बता दो, ये एंगल अल्फा मान लो। अच्छा एक चीज ये देखो, अगर मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया, थीटा आगे बढ़े, टेंजेंट बनाओगे, थीटा कम हुआ आगे बढ़े, थीटा कम हुआ आगे बढ़े, थीटा कम हुआ और हाईएस्ट पर थीटा जीरो। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पर थीटा कम होता जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी कम होता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पर कैसा, जीरो हो जाता है। चलो भाई, तो ये तो अल्फा थीटा से तो कम है। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमको पता होता है tan अल्फा इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, या फिर यहाँ ट्रायंगल जैसा बना लो, अगर यू वाई डैश ये है तो ये भी वेक्टर यू वाई डैश tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा यू वाई डैश, बेस मतलब यू एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको लिखेंगे अल्फा इक्वल tan इनवर्स यू वाई डैश की वैल्यू यू वाई माइनस जी टी और अपॉन में यू एच। लो, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना निकाल के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। ये प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, माने हॉरिजॉन्टल से इसका झुकाव, तो ये निकालेंगे इससे। चलो अल्फा और ये इंपॉर्टेंट दोनों है, कहीं पर भी आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना हो ये लगाएंगे, और वर्टिकल जो वेलोसिटी है जनरल पॉइंट पर ये निकालेंगे। तो हम लोगों ने दो चीजें और पढ़ ली, वी पी पॉइंट जनरल कोई पॉइंट है आफ्टर टाइम टी, मुझे पी पॉइंट पर निकालना वेलोसिटी, ये जनरल पॉइंट पर मैंने एंगल निकाला, ये दो बातें। फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर वी निकल आया तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी तो निकल आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां से वी निकल आया आपको ये वैल्यूज दी होंगी, कैलकुलेट करके आप वी निकाल लेंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा एंगल, ये वैल्यू दे दो, एंगल आ गया हॉरिजॉन्टल। फिर वो कहता अगर यहाँ 60 है तो यहाँ कितना, मान लो यहाँ 60 बना, ये निकल कर आया अल्फा 30, एंगल कितना कम हुआ, 60 माइनस 30 तो बचा कितना 30, यानी एंगल इतना डिक्रीज कर गया। अच्छा कभी ये कह देता एंगल अगर ये थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर अल्फा की जगह थीटा बाई 2 लिख दो, तो इसे सॉल्व करके टाइम निकल आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल, एक्चुअली न्यूमेरिकल है क्या, न्यूमेरिकल किसी कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से आने के लिए कई सारे वेरिएशन देता है, वही न्यूमेरिकल है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता तो आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, या न्यूमेरिकल से आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, इसीलिए हमको न्यूमेरिकल लगाना पड़ते हैं। है अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आप कह देना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ एम वी पी स्क्वायर। लो इसमें डायरेक्शन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में मास दिया होगा। अच्छा फिर कहता मोमेंटम बताओ इस पॉइंट पर, अरे तो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम m इंटू वी पी। लो भाई इस पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हम आगे अभी पढ़ाएंगे, कारण उसमें थोड़ा सेपरेट ही बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक। अब इस पॉइंट पर उसने कहा भाई y कुछ हाइट कवर किया होगा और इस डिस्टेंस को x को भी कवर किया होगा, जब तक ये P पर पहुंचा x भी चला और y भी चला, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, x, y। चलो x, y निकाल लो। हॉरिजॉन्टल के लिए x इक्वल आप लिख सकते फॉर x एक्सिस, x एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, x इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी,
हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे ux इंटू टी, ठीक, प्लस हाफ, जी है ही नहीं, एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो ये जीरो, तो आप कहेंगे x सर आ गया हमारा ux इंटू टी। लो भाई x कोऑर्डिनेट। अच्छा y कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप कहते हैं y इक्वल इस डायरेक्शन में तो g है, जहां g होता है, जहां एक्सीलरेशन होता है वहां इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। वेरिएबल एक्सीलरेशन में कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है वो इक्वेशन है। y इज इक्वल यानी देना फॉर y एक्सिस, लो भाई y एक्सिस में क्या होगा, uy इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। लो इससे निकाला मैंने y एक्सिस, ओहो y कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से, लो भाई निकल कर आ गया x y कोऑर्डिनेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा कि अगर मैं x और y हमको टाइम के फंक्शन दिए, सपोज दैट x दिया हुआ है 80 और y दिया हुआ है bt स्क्वायर, तो ये कह देता है x y मालूम है, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, माने जो पार्टिकल इस रास्ते से चला उस रास्ते का पाथ होगा, शेप क्या होगा, सर्कल होगा, पैराबोला, इलिप्स या क्या होगा। तो ट्रेजेक्ट्री को अगर कभी भी निकालना हो तो एक्स वाई को जो दिया है इसमें दोनों में टाइम को एलिमिनेट कर दो, माने टाइम को खत्म करना है, तो यार यहां से टी को निकालो, ये हम यहां लिख देते हैं, अगर समझ ना आए इसको रब कर दो। चलो पूरा कर दिया, आप लोग अपना पॉज करके उसका नोट बना लेना। खैर हाँ, तो हमने क्या बोला था कि हमारे लिए ये सारी चीजें हमको आ गई, जी भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, हम कहाँ पर थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने कहा ट्रेजेक्ट्री बताना हो, एक्स इक्वल 80 वाई इक्वल बीटी स्क्वायर, कह रहा बताओ ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ जो पार्टिकल कवर कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन से टी को खत्म करना है, तो इसमें से टी निकालिए एक्स अपॉन ए और यहाँ रख दो दूसरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस इक्वेशन। लो कैसी है, y सिंगल पावर x डबल पावर तो पैराबोलिक यानी पैराबोला बनेगा, y और x सिंगल सिंगल पावर होते तो स्ट्रेट लाइन बनती, y सिंगल x डबल पावर तो, या फिर x सिंगल y डबल पावर तब भी पैराबोला ही बनेगा। मैथमेटिकल टूल्स में ये चीजें पढ़ा दी है, आप देख लेंगे, वो भी लेक्चर हम एक बार इस पे अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने वेलोसिटी देख लिया, हमने एंगल देख लिया, हमने इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम देख लिया। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हाईएस्ट पर या इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लें। अगर मेरे पास कोई एक कर्व है, कर्व में दो पॉइंट ले लो, ये छोटे से पॉइंट, छोटी सी बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो ये लगभग सर्कल का एक पार्ट होता है, इसको अगर कंप्लीट हम कर देंगे तो एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, तो इसकी रेडियस होगी। तो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर रेडियस जो हम लोग निकालेंगे वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा अगर ये हम कर्व ऐसा बना दें तो आप कहेंगे यार सर्कल अब छोटा बनेगा, यानी जितना कर्वेचर ज्यादा रेडियस उतनी कम, जितना कर्वेचर कम रेडियस उतनी ही ज्यादा। तो हमने बताया रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, रेडियस हमेशा कर्वेचर, जिसका कर्वेचर ज्यादा उसकी रेडियस कम, जिसका कर्वेचर कम, कर्वेचर माने ज्यादा ये हो गया, कम ये हो गया। चलो ये बात भी सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी इसको पूरा रखा, तब उसके बाद कर पाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पॉइंट्स पर आपको दिखानी है, जैसे y एक्सिस और ये x एक्सिस,
आपको इस पॉइंट पर पता चल जाए, आपको इस पॉइंट पर पता चल जाए, आपको इस पॉइंट पर। यहाँ पर वेलोसिटी वही इनिशियल है, एंगल थीटा है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन आगे चैप्टर आएगा। हालांकि मैंने एक चीज बताई थी कि चैप्टर हमारा अच्छा तभी हो सकता है जब हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो यहाँ एक रिलेशन सर्कुलर से हम करेंगे। जैसे अगर ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ये रेडियस आर और ये वेलोसिटी होती, जब भी कभी वेलोसिटी और आर परपेंडिकुलर या वेलोसिटी या सेंटीमीटर फोर्स लगता है, कि दोनों फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ये हैं, तो हमेशा सर्कल बनेगा, बशर्ते आगे एंगल बदले ना, परपेंडिकुलर लगे होंगे सर्कल। सर्कल बनेगा तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च होगी? 0। क्योंकि हमेशा v और ये v एक्चुअली है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ही है v, यूनिट टाइम में चला गया डिस्प्लेसमेंट। तो v और f के बीच एंगल अगर 90 बना तो हमेशा उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी ऑफ मून। मून की एनर्जी अगर लॉस होती तो धीरे धीरे आकर के अर्थ पे गिर जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कोई एनर्जी नहीं निकाल रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है। अच्छा, अर्थ हमारी सन के अराउंड घूम रही है, कोई एनर्जी लॉस नहीं करती, एनर्जी लॉस करती तो आकर के गिर जाती। खैर v और f हमेशा परपेंडिकुलर हो तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, तो ये भी यार सर्कल का पार्ट है, ये भी पता है। तो यहाँ रेडियस या फिर निकल कर आता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन A इक्वल v स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर या रेडियस कर्व की जो रेडियस बनती है उस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लगता है, उसे कहते हैं r इक्वल v स्क्वायर अपॉन a। ये आगे अगले चैप्टर में मिलेगा। अच्छा, हमें इस पॉइंट पर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने कहा यार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ सब हाईएस्ट पॉइंट पर तो 0 होती वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेम। इन दो पॉइंट को लिया मैंने यहाँ, इन दोनों को मिला के देखा ये सर्कल का एक टुकड़ा लग रहा है, टुकड़ा लग रहा है तो भैया इसका कुछ अपना एक सर्कल बनेगा और इसका रेडियस भी होगा r। कह रहे बताओ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट व्हाट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पर, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के रेडियस निकालना। आप कहेंगे r ये इसी डायरेक्शन में mg लगा है या इसी डायरेक्शन में g लगा है। g माने एक्सीलरेशन, a इक्वल v स्क्वायर अपॉन r है तो a माने g इक्वल v का मतलब ux स्क्वायर अपॉन r। तो r निकल कर आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। लो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट, ये p पॉइंट मान लो या फिर a पॉइंट ये मान लो, b ये मान लो, o तो ये है। तो ये किस पॉइंट पर है? b पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितना आसान था, हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो ये कहता भाई इस पॉइंट पर बताएं आप, ये हमारा वीपी था, भी मैंने पढ़ा। चलो इसको तो मैं हटा देता हूं। अच्छा, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी कर्व, हमेशा कर्व कभी भी देखना वेलोसिटी टेंजेंशियल, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स या एक्सीलरेशन या रेडियस होती है। तो मैंने कहा यार वेलोसिटी तो ये है तो रेडियस ये होना चाहिए। अच्छा, तो ये सर्कल कैसा बनेगा? ये भैया दो टुकड़े ले लो, 2 पॉइंट, और इनको कंप्लीट जब आप करोगे ना, ये रेडियस बनेगा। इस पॉइंट पर है तो जी तो हमेशा यही लगा होगा। यार ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये v के परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना? अल्फा बना। क्या बना? अल्फा। अब g तो वेक्टर क्वांटिटी है, g का ये कंपोनेंट बनेगा g cos अल्फा, g cos अल्फा, g cos अल्फा। अल्फा समझ आया? हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी तो अल्फा बनाती, पिछला भी बता चुके हैं। अब हमने कहा कि यार ये 90 है
वेलोसिटी से रेडियस हमेशा 90 पर होती है। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा यानी 90 माइनस अल्फा होगा, ये डॉटेड वाला। और ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये तो अल्फा होगा ही होगा। अच्छा, जी का कंपोनेंट हमेशा ये लो, हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जी चाहिए, तो आप कहेंगे पी पॉइंट पर, तो एट ए क्या होगा, जी कॉस अल्फा इज इक्वल वीपी स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो आर निकल कर आ गया वीपी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ए। लो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए। अच्छा भाई, ये बात, आगे क्या करेंगे, अरे तो यहां बता दो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस। चलो, ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट है। क्या आप कहते हैं इस पॉइंट पर यार जी तो हमेशा नीचे ही लगता, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस होती है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस। दो ये पॉइंट बना लो, यहां से कर्व बना है, अरे बन जाओ प्रभु। ये रेडियस बनी। अच्छा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। अभी मैं यहाँ बता चुका हूँ, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये थीटा तो ये वाला नीचे से जो रेडियस वेक्टर है इस डायरेक्शन में होगा जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा, हमें ये वाला लेने ही नहीं, परपेंडिकुलर वाला, ये वैसे मतलब ही नहीं है मुझे, तो इससे मतलब है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, जी कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे एट ओ, क्या होगा, जी कॉस थीटा माने एक्सीलरेशन इज इक्वल यू स्क्वायर अपॉन, कहाँ चला गया यू स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर मतलब ये आर निकल कर आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। ये ओ पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर हमें मालूम चल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस क्या नाम, प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफरेंट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होती है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा फिगर कंजेस्टेड होगा लेकिन मैंने फिर भी बता रखा है, देख लो, आप अलग अलग करके समझ सकते हो घर पे। बोलो यहाँ अगर कोई दिक्कत हो किसी को। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी हमें पता चल गया भाई। रब कर दूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये लो मैंने, ये लो मैंने, ये लो, ये सारा कुछ मैंने रब किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर में। अब हम लोग बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल और बड़ा अच्छा आता है। जैसे उसने एक ग्राफ बनाया वाई एक्सिस, चल जाओ भाई, क्यों धोखा दे रहे हो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एक ग्राफ उसने ये बनाया, ये ग्राफ है वाई एक्सिस पर वेलोसिटी का, तो आप कहेंगे वी वाई, इनिशियल नहीं है, कुछ भी है, प्रोजेक्टाइल के लिए बना दिया, दो बना दिए, ये भी है वी वाई, ये एक्स है और ये टाइम है। अच्छा, ये ग्राफ बनाए, दोनों सेम प्रोजेक्टाइल के लिए बनाए गए, वी वाई और एक्स ग्राफ, और ये वी वाई टाइम ग्राफ। अच्छा, समय के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये वही बनता है वी इक्वल यू वाई माइनस जी टी से, यार कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो उस हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मोशन एंड क्वांटिटी में हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा इसके कोऑर्डिनेट दे रखे यार 1/2, 0, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 0। अच्छा, ये ग्राफ दिया, दोनों ग्राफ सेम प्रोजेक्टाइल के लिए है, सेम प्रोजेक्टाइल फॉर सेम प्रोजेक्टाइल, अलग अलग नहीं है। तो इन्होंने कह दिया, बताओ भाई इनमें से वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इनमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अच्छा,
ग्राफ को अगर मैं बनाऊं, देखूं जरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक तरफ वेलोसिटी ले लूं, एक तरफ हम एक्स ले लें, तो ऐसे बढ़ता बढ़ता वेलोसिटी हमारे कम होता हाईएस्ट पॉइंट पर 0। तो आप देखें वेलोसिटी कम कम कम, 0 जब वेलोसिटी है तो टाइम कितना है, एट यू वाई इज इक्वल 0, देन टाइम जो लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, माने t/2 दे रखा है 1/2। नहीं समझ आया, t/2 जो दे रखा है वो कितना दिया, 1/2। क्यों, इस ग्राफ में वेलोसिटी u v y कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, टाइम तो बढ़ ही रहा है। जब ये 0 था उस समय जो पॉइंट हमें मिला, वो जब ये u y यहाँ 0 था, जो टाइम मिलता है मुझे, ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता, मैंने लिख दिया। लो भाई एक आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 सेकेंड। अच्छा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछता तो इतना आंसर, टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2u/g इक्वल 1, g तो 10 होता है, तो u हमारा निकल कर आ गया 10/2, g को 10 रख देना, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लो भाई 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, इनिशियल आया, फाइनल तो 0 था, देखो ना यहाँ 0 है। अच्छा अच्छा, इस ग्राफ से देख लो जरा क्या होगा इसमें, जब ये 0 है उस समय ये x कितना है, तो आपने कहा सर वेलोसिटी यहाँ 0 होती है, x का मतलब रेंज का हाफ, तो आप कहेंगे भाई r/2 इज इक्वल 2। ये कैसे, अरे भाई यहाँ वेलोसिटी कम होता जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी कम, जब वेलोसिटी 0 तब ये x 2, वेलोसिटी 0 यहाँ होती है उस समय जो x बनता है ये पूरी रेंज का हाफ होता है, तो हाफ रेंज दिया हुआ 2, तो रेंज आ गया हमारा कितना 4। लो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया, कह रहे हाइट तो और बता लो, चलो हाइट भी पता चल जाएगी। हाइट इक्वल हमारा निकलता है 2 u/2/2g, ये बनता है। u कितना है 5, एज इक्वल होगा 5 का स्क्वायर/2g, एज इक्वल होगा 25/20, जो भी सॉल्व करके आ जाए आपका 2 1 जा 2, 2 जा 4, 1 5 मीटर। लो भाई हाइट आ गई, बोलो क्या प्रॉब्लम है, हाइट तो आ गई, हाइट आ गई और रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब क्या रह गया, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बता दो। लो भाई इसी में है 2ux uy/g इक्वल 4, uy दे रखा 2ux, uy कितना दिया है, कहाँ चला गया uy, अरे भाई uy कहाँ चला गया 5 लिख दो अपॉन 10, 10 कैंसिल, ux आ गया हमारा कितना, अरे भैया कितना आया, ये 10 कैंसिल, तो बचा कितना 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और बताओ, देखो ग्राफ ये दिया, पूछ सारी चीजें रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। चलो तो भाई इन सब चीजों को पहले रब करें, फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, हमें मालूम होता है tan थीटा uy इनिशियल, अरे भाई यही तो होता था, कहीं पर भी एंगल निकालना हो, वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल। uy कितना है 5, ux कितना है 4, तो थीटा इक्वल आ गया tan इनवर्स 5/4। लो भाई क्या, ग्राफ एक ही प्रोजेक्टाइल के लिए दो दिए, एक वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी और टाइम की दी, और दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी और एक्स की दी। इन दोनों सेम प्रोजेक्टाइल के लिए ग्राफ है, तो मैंने इन दोनों सबसे पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट पता तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/1g, अच्छा टाइम ऑफ u पता तो हाइट भी निकल आएगी, हाइट भी हमने निकाल ली u/2/2g। अच्छा u की वैल्यू रख रहे हैं पर u के साथ उसका थीटा होता है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, और लिखना भी चाहिए। अच्छा पर रेंज के लिए यहाँ पर मैंने देखा भैया कि जब भी 0 तो वो डिस्टेंस आ दी और इधर रेंज भी निकाल ली, लो भाई एंगल भी निकाल लिया, सारी चीजें हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था इस प्रोजेक्टाइल का।
अब आगे हम लोग चलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम लोगों को ट्रेजेक्ट्री बताना है, या फिर हम लोग इसमें आगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ हमेशा प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है? पैराबोलिक। चलो भाई, पैराबोलिक पाथ। अगर कभी y की इक्वेशन दी है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, माने x की मैक्सिमम पावर डबल, y की मैक्सिमम पावर सिंगल, एक डबल एक सिंगल, तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है। एक बात। चलो भाई साहब, ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। हाँ, हमारा तो चल भी नहीं रहा है, लगता इंक खत्म है। चलो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, y एक्सिस, x एक्सिस, y एंड x एक्सिस, y एक्सिस प्रोजेक्टाइल projected at an angle of theta with initial velocity of u। ये दिया कोई पॉइंट P है, जनरल पॉइंट P है आफ्टर टाइम t, ये ऑरिजिन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी जगह सेम, याद रखना हॉरिजॉन्टल सेम तब है जब एयर को कंसीडर नहीं करते। एयर अगर होगा तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम नहीं होगा। लेकिन कई बार भी डीजे जी लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल जी एक्सीलरेशन ए होगा एयर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों लगेंगी वही न्यूटन की, क्योंकि अब तो यू कांस्टेंट है नहीं, यू एक्स। अच्छा, वर्टिकल में जी है एक दो, इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और क्वेश्चन कितना भी टफ होगा हमको आसान लगने लगता है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारा कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ कम है भाई। चलो देखते चलते हैं। इसे कह दिया मैंने u, और ये हो गया u बाई डैश। मान इसे नीचे बढ़ाया, ये x डिस्टेंस, ये y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अच्छा, x कैसे निकाले हम सबको मालूम होता है, कई बार बता चुके। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy। अच्छा, फिर x बताओ, t टाइम जब तक यहाँ आया p पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल कितना चला? तो मैंने कहा x इज इक्वल ux इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहते हो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है ही नहीं, एयर तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो x इक्वल होगा ux इंटू टी। चलो, x की बात ये है। फिर मैंने कहा मुझे यहाँ से यहाँ तक टाइम ही तो लेना है, तो x इक्वल ही बनेगा u cos थीटा इंटू टी। एक इक्वेशन ये बताओ। दूसरा, अब आपको y लेना है। आपने कहा सर इधर तो कोई एक्सीलरेशन था नहीं, तो आपने डायरेक्ट लगा दिया u इंटू टी, ये तो जीरो है। अब हमने कहा फॉर y एक्सिस, ये फॉर x एक्सिस। y एक्सिस के लिए क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल ut, uy एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी uy माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों लेते हैं? ऊपर साइड सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे साइड सारी चीजें नेगेटिव, बस इतना समझ लो। जी नीचे था तो नेगेटिव लिए, इसलिए माइनस। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। फिर मैंने कहा कि कभी भी कोई भी इक्वेशन टाइम लाइन के टर्म में दी हो, ट्रेजेक्ट्री निकालना हो, तो आप कहेंगे एक्स वाई में इक्वेशन बना लो, ट्रेजेक्ट्री आ गई। माने टाइम को एलिमिनेट करना है, किसको? टाइम को। चलो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू आती है x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ गया। इक्वेशन सेकेंड में रख दो। इन इक्वेशन सेकेंड रखो जरा, क्या बनेगा? y इज इक्वल
यू वाई माने यू साइन थीटा, टी के प्लेस पर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का टी स्क्वायर है। लो भाई सब ट्रेजेक्ट्री आ गई, वाई इज इक्वल यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, एक्स को मैंने शुरू में लिख दिया हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर डबल, y की मैक्सिमम पावर सिंगल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन वी कैन से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। अच्छा इस इक्वेशन को, ये तो बेसिक है, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख दो, इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल एक्स टेन थीटा, ले लो कॉमन, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल बनती है इसमें, वन आ गया, एक्स टेन थीटा यहाँ था नहीं, एक एक्स था तो बाहर आ गया, टेन थीटा था नहीं, जो चीज होती नहीं और जबरदस्ती कॉमन ले ली जाती तो डिवाइड में आ जाता है, लो भाई टेन थीटा, और ये तो लिखा ही हुआ था टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर टेन थीटा लिया तो बचा वन वन जी, इधर तो एक्स चला गया भैया, एक एक्स बचा, लिख लो एक एक्स, लेकिन यहाँ पर टेन तो है ही नहीं, कॉमन जब लेते कोई चीज होती नहीं तो डिवाइड में आ जाती, ठीक, आप मल्टीप्लाई करो वही चीज बनेगी। खैर y इज इक्वल एक्स टेन थीटा, एक तो ये ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन, देखो जरा साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन दिया है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चलो जी हम ये है तो थर्ड टर्म में आ जाएगा, चलो इसको तो जी को नीचे ले आए, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना y इक्वल एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस एक्स अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, इसको कहते हैं रेंज। तो देखो एक और फॉर्म आ गया इस ट्रेजेक्ट्री का, वन माइनस एक्स अपॉन आर, लो भाई साहब एक तो ये हो गया, एक फॉर्म तो ये हो गया, y इज इक्वल एक्स टेन थीटा, इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनती है, तो ये तो पता चल गया भाई ट्रेजेक्ट्री ये होती है, y इक्वल एक्स टेन थीटा, ये एक और चाहो तो बना सकते हो, चलो वो भी देख लेते हैं। क्या होगा y इक्वल एक्स टेन थीटा, हाँ y इज इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, यही है जी अपॉन यू स्क्वायर, कॉस को लिख सकते हो क्या, वन अपॉन कॉस को लिख सकते हो सेक स्क्वायर, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स या फिर एक्स स्क्वायर। लो कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी किसकी, थीटा में बना सकते हो, एक्स अगर फिक्स हमको दिया होगा गिवन होगा, और कभी इसको थीटा में आप क्वाड्रेटिक बना लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, कभी ये आपको थीटा दिया हुआ तो एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो बहुत सी चीजें यहाँ से भी निकल जाएंगी, ठीक, एक्स या थीटा की डबल वैल्यू आती है और एक वैल्यू होगी, चलो एक तो ये फॉर्म, दूसरा ये फॉर्म, तीसरा ये बेसिक फॉर्म, अब हमें पता चल जाता है कि भैया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसे रब कर दो भाई, रब कर दो। हाँ अब ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लो। सबसे पहले तो हमसे एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछ दिया, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी होगी 3i कैप प्लस 4j, ये
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। आपने कहा i का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है ux, माने 3 दिया, और j का कॉफिशिएंट जो होता है वो होता है 4, j का कॉफिशिएंट uy वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ लिया गया रेंज बताओ अगर प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी ये दी है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट इज दिस, तो आपने कहा इस वेक्टर को देखकर हम पता चला लेंगे भैया ये तो ux लिखा के uy लिखा के, तो बोल दिया बताओ tan थीटा कितना। अच्छा, एक एंगल आपको पता होना चाहिए, ये एंगल बता दो, काफी यूज आएगा। जो ये 37 डिग्री एंगल, इसके सामने छोटी साइड 3, और ये वाला 53 एंगल इसके सामने 490 सामने 5, ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना। तो बहुत से आपको वैल्यूज पता चलेंगी क्योंकि 37 या 53 से रिलेटेड क्वेश्चंस कई आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे थीटा बताइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहे टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, अरे हाइट बताइए, रेंज बताइए, सब कुछ बताइए, और इनिशियल वेलोसिटी भी बताइए। लो, आपको केवल ये दिया और सारी चीजें आपको बतानी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता है ना, कुछ भी आगे पूछ दे, फिलहाल हमें बेसिक पता हो जाए। तो मैंने कहा यू वाई और यू एक्स हमको पता, तो हमने सबसे पहले tan थीटा कई बार बताया यू वाई अपॉन यू एक्स। इनिशियल था तो यू वाई, किसी टाइम पर होता तो यू वाई डैश अपॉन, ये मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट लगाएंगे। tan थीटा यू वाई का मतलब कितना हो रहा भाई 4 अपॉन यू एक्स 3। अच्छा, 4/3 क्या होता है? tan इस ट्रायंगल में 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 53, तो tan 53, तो थीटा आ गया 53। आंसर, एक आंसर तो ये हो थीटा। ये टी पूछ दिया उसने पहला, दूजा टी को कहते 2uy अपॉन जी। 2uy बोले तो कहाँ गया uy 4, 4 अपॉन जी मतलब 10, 8 यानी 0.8 सेकेंड। चलो भाई, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा, हाइट पूछ दी जाए, थर्ड पॉइंट, h इज इक्वल यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई का मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी मतलब 10, 16/20। h इज इक्वल 0.8 मीटर, शायद यही बनेगा। 4 4 16, 60 डिवाइडेड बाई 2 माने 8 ठीक है। r, फोर्थ पॉइंट हमारा r पूछा, तो 2ux uy डिवाइडेड बाई g। 2ux का मतलब 3, uy का मतलब 4 डिवाइडेड बाई g मतलब 10, 4 to the 8, 3 is the 24 यानी 2.4 मीटर। लो, रेंज आ गया। अरे अब u पूछा है, किसी में भी रख दो यार, u आ जाएगा, सी वाले में ही रख दो, 2uy की जगह 2uy की जगह u sin थीटा अपॉन जी। sin थीटा की वैल्यू 53 लगो, sin 53 की वैल्यू कितना होगा 4/5, यहाँ पर 4/5। जी आपको दे रखा है, कहाँ गया जी, पहला आया था 0.8 कर दो, यू निकल आया। यानी अगर कभी आपको वेक्टर फॉर्म इनिशियली दिया जाए तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ लो। ऐसा नहीं दिया तो फिर ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन अगला। कभी क्वेश्चन ये कह सकता है भाई x इज इक्वल x माइनस x/2, ये दिया, ये क्वेश्चन दूसरा है, सॉरी x कह रहे y इज इक्वल x माइनस x²/2, बस ये दिया। सारा कुछ निकालना है, माने थीटा क्वेश्चन मार्क, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज। चलो सारी चीजें दी, केवल इससे पता चल जाएगा, बिल्कुल इसी से पता चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, x या इधर कुछ भी लिखा हो, सारा कुछ कॉमन ले लो, 1 बनाना रहा है।
कितना बनाना है 1, तो ये बनेगा x/2। अच्छा, अब आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इक्वेशन किससे, y इक्वल x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r। क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ रहा, जो r की प्लेस पर रखा हुआ है तो r यानी कि r निकल आया 2 मीटर। सॉल्व भी नहीं करना आपको, 1 2 3 4 5 फिफ्थ आ गया आपका। चलो, x का कोफिशिएंट tan थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप कह दें भैया पहला वाला पॉइंट tan थीटा की वैल्यू आ गई 1। अरे भाई x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट tan थीटा है, तो tan थीटा कंपेयर कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो ये वैल्यू किसकी, tan 45। लो भाई साहब, tan 45 की वैल्यू 45 है, लो भाई थीटा आ गया। अरे भाई यार पता चल गया, थीटा पता चल गया, अब क्या चाहिए तुमको, आर के फार्मूले से हमें मालूम होता है 2ux uy अपॉन या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी साइन 91, तो u निकल कर आएगा, आर कितना था, आर कितना था भैया, आर कहाँ चला गया, आर ये इधर वाला 2 और इक्वल u स्क्वायर साइन 91 अपॉन, तो आ गया u आ गया अंडर रूट ऑफ 20 यानी 4.3 समथिंग कुछ इस तरीके से। लो भाई ये आ गया मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी। अरे जब भी कभी वेलोसिटी और थीटा पता हो तो कुछ भी निकाल लो। लो भाई साहब आर एच टी सब कुछ निकाल सकते हो। ई की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी, u हमको अंडर रूट 20 यानी कि 4.3 समथिंग, 2u रख दिया, थीटा की वैल्यू 45 बची, टी आ गई, इसी तरह एच के फार्मूले में वैल्यू रख दो। लो भाई दूसरा न्यूमेरिकल हमारा इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। अच्छा भाई ऐसे ना भी दिया हो, समझ गए, केवल आपको ये दिया होगा एक इक्वेशन और सब कुछ पूछ देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ट्रेजेक्ट्री दी होगी आपको है ना, और सारा कुछ पूछ देगा। चलो नेक्स्ट देख लो। अब अगर उसने कहा इफ x इज इक्वल 3t y इज इक्वल 4t स्क्वायर, ऐसा दे दिया, पोजीशन ऑफ x और y सारा कुछ पूछ दिया उसने, क्या वही थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और u सब कुछ पूछ लिया, केवल ये दिया x और y की वैल्यू इतनी। तो आप सबसे पहले देखेंगे भैया r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल x i कैप हमने पढ़ा, y j कैप पढ़ा, अरे वेक्टर तो पढ़े होगे, तो x की जगह कितना है 3t i कैप, y की जगह 4t स्क्वायर j कैप। एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा dr ओवर dt, ये बनेगा 3i कैप, ये बनेगा 8t j कैप। लो भाई इसे कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, v वेक्टर इज इक्वल 3i प्लस 8j j कैप, v वेक्टर इज इक्वल 3i प्लस 8t j कैप। आप कहते हो सर ux कितना 3, i का कोफिशिएंट, uy कितना 8t, लेकिन यार uy 80 आ रहा, uy होता इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होगा t0, तो uy 0, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो इसीलिए 80 ना आकर के ये बनेगा 8t, t की जगह रखोगे 0 तो 0 0 0, अरे ऐसा कर लो vt 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 t स्क्वायर, t स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ऐसा दिया होगा 4t माइनस 2 या फिर 2 माइनस 4t स्क्वायर, ऐसा मान लो। अब हम कहते हैं भाई चलो काहे को वेक्टर वेक्टर यूज करें, डायरेक्ट ही लिख दे रहे, ना कुछ नहीं करेंगे। चलो एक और मेथड हमारे पास है, dx ओवर dt लिखोगे तो ये बनेगा 3, इसी को कहते हैं लो ux आ गया 3, हटाओ वेक्टर को,
dy/dt लिख दोगे, ये बनेगा 2 -2 + 4 ऐसा लिख दो। ये तो हो गया 0, ये हो गया कितना 80 इसको क्या कहा t = 0 तो रखना पड़ेगा भाई, 0 रखना पड़ेगा 80 हाँ 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 2t² - t 8t अगर कर दें, ये तो क्वेश्चन ही बन रहा है भाई। कुछ इस तरीके से बनेगा, एक आध क्वेश्चन मैंने देखा है y इस तरीके से बनेगा, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ से बनकर आ जाएगा uy। और ux uy पता, तो अब आप लोग लिख सकते हो भैया t और जो भी हो थीटा uy/ux, सारी वैल्यूज हम लोग ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बाकी इसी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलो बाकी का हम लोग एयर का जो रेजिस्टेंस है वो इस प्रोजेक्टाइल पर किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। हमने पहला लेक्चर बनाया बेसिक ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा लेक्चर हमने कंप्लीट किया जिसमें कुछ कॉम्पिटिटिव है, माने वो जो बोलते हैं अपन क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने कुछ चीज़ें बताई। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अभी देखी, और आप लोग अगला लेक्चर जो बनेगा वो एयर रेजिस्टेंस और कुछ इंक्लाइंड प्लेन के भी क्वेश्चन करा देंगे, और इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बच्चों।